नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स वैद्युत धारा जो चैप्टर है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये वैद्युत धारा चैप्टर है और इस वैद्युत धारा चैप्टर में हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे एक-एक टॉपिक का और उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और जो कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, वो केवल और केवल पीवाईक्यू लेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आया है या फिर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा एनसीईआरटी भी कवर करके हम लोग चलेंगे। तो देखा जाए तो इसमें सबसे पहले ये चैप्टर आपका दो पार्ट में देखा जाएगा। एक आपका वैद्युत धारा वाला पार्ट हो जाएगा जिसमें हम लोग वैद्युत धारा को देखेंगे, प्रतिरोध को देखेंगे, अनुगमन वेग देखेंगे, ठीक है ना। और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये पार्ट देखेंगे। और दूसरा जो पार्ट है, ये पहला पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है हम लोग बच्चों देखेंगे, इसमें वैद्युत सेल के बारे में देखेंगे और यहाँ पे सेल का जो संयोजन है वो भी देखेंगे। बैटरी का जो संयोजन होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी देखेंगे। और साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखेंगे हम लोग। तो ये दो पार्ट में हम लोग पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से पूरा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत धारा। बेसिक से पूरा चलेंगे, पूरा रिवीजन करते चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट सॉरी, करंट, वैद्युत धारा। अब देखो यार बच्चा, वैद्युत धारा होता क्या है। मान लो कोई एक ये चालक तार है हमारे पास, ठीक है ना। और इस चालक तार के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक हम निश्चित एरिया ले लेते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से टी समय में या किसी निश्चित समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, जितना आवेश यहाँ से प्रवाहित होगा, वही आवेश प्रवाह की जो दर होता है वही कहलाता है वैद्युत धारा। तो हम कह सकते हैं किसी चालक से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही उसका क्या कहलाएगा बच्चा, वैद्युत धारा कहलाता है, ठीक है ना। तो परिभाषा अगर इसकी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना बच्चा। अब आप जानते हो कि जो वैद्युत धारा होता है उसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। पूछा भी गया है आपके उसमें, लेकिन यही क्या है इस चैप्टर का बच्चों बेसिक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो वैद्युत धारा है वो क्या होता है, वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो ये होता है वैद्युत आवेश बटे समय, अब आप बच्चा जानते हो कि वैद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि लिख सकते हैं आई बराबर क्यू अपान टी, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया, आई बराबर क्यू अपान टी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि जो इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक बच्चा क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है ना। यही इसका बच्चा क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो छोटे क्वेश्चन में या बहुविकल्पिक क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है बच्चा एम्पियर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से बच्चा अगर हम बात करें, जो आई होता है वैद्युत धारा होता है, वैद्युत धारा, इसे हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक हम लोग आई एवरेज देखेंगे, औसत धारा देखेंगे, और एक आई इंस्टेंटेनियस देखेंगे, तात्क्षणिक धारा देखेंगे। ये क्या होगा, तात्क्षणिक धारा होगा,
तात्क्षणिक धारा, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो धारा है वो हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक हम लोग इंस्टैंटेनियस करंट देखेंगे और एक एवरेज करंट, जिसे हम लोग बच्चों कहते हैं औसत धारा। क्या कहेंगे यार बच्चा? औसत धारा कहेंगे और इसे तात्क्षणिक धारा कहते हैं। अब यहाँ बच्चा ध्यान देना, अगर ये आपका आई एवरेज क्या होता है, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये आपका औसत धारा कहलाती है। लेकिन यही अगर आई इंस्टैंटेनियस की बात करें तो ये आपका डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ये क्या कहलाएगा? आपका तात्क्षणिक धारा कहलाएगी। अब बच्चों यहाँ से अगर तात्क्षणिक धारा की बात करते हैं, समझिएगा यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे और आपको भी क्वेश्चन देंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन को हम खुद ही सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बस देखना है बस। तो यहाँ से अगर बच्चा हम आई इंस्टैंटेनियस लेते हैं तो ये आपका डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, डी टी बच्चा। तो अगर यहाँ से देखें, अगर हम इसकी बात करें कि अगर हमारे पास जो धारा है, ध्यान दीजिएगा, धारा का अगर हम समय के सापेक्ष में क्या कर दें, सॉरी आवेश का हम क्या कर दें, समय के सापेक्ष में अवकलन कर दें, आवेश का समय के सापेक्ष में अवकलन कर दे तो हमें क्या मिलता है, हमेशा धारा मिलती है। समझ में आया? तो हम लोग लिखेंगे क्यू के फंक्शन का, क्यू के फंक्शन का, क्यू के फंक्शन का समय, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर धारा प्राप्त होती है, धारा प्राप्त होती है। ठीक है ना बच्चा? तो ये क्या हो गया, वैद्युत धारा का। ठीक है, तो जब भी हम कोई फंक्शन, आवेश का कोई फंक्शन है, समय के सापेक्ष अगर हम उसका क्या कर देते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमें हमेशा क्या मिल जाया करेगा, धारा, वैद्युत धारा मिल जाया करेगा। लेकिन यार बच्चा अगर देखो, आपको आई बराबर डी क्यू बाई डी टी मिला है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दें इधर तो आई इंटू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, बराबर डी क्यू। अगर बच्चा आप इसी डी क्यू को देखें तो आई इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। अगर हम इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। तो ये आपका आई इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, डी टी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धारा का फंक्शन होता है, जो धारा का फंक्शन होता है, अगर हम उसका समय के सापेक्ष समाकलन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, आवेश मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब आप समाकलन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, कोई ना कोई टाइम इंटरवल जरूर दिया रहेगा। तो टाइम इंटरवल बच्चा हम लोग क्या मान लेते हैं, T1 से T2 मान लेते हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आई के फंक्शन का, आई के फंक्शन का, आई के फंक्शन का समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, करने पर आवेश प्राप्त होता है, आवेश प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो ये यहाँ से इतनी दो बातें हो गई। अगर हम आवेश का क्या कर दे बच्चा, अवकलन कर दे समय के सापेक्ष, तो हमें धारा मिलेगा, और धारा का समय के सापेक्ष समाकलन कर दे तो हमें क्या मिल जाया करेगा, आवेश मिल जाया करेगा। ठीक है ना? तो ये इतनी बात हो गई किसकी, धारा की। अब यहाँ से बच्चा हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, तो जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, थोड़ा ये भी देखते हैं। तो जब भी धारा और समय के बीच ग्राफ बनेगा, यहां से देखते हैं यार बच्चा कि हमारे पास ये क्या है, ये समय है, ये क्या है, धारा है, आई। इधर टी को रिप्रेजेंट करेगा, ये आई को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम यहां से बच्चा, हमने एक यहाँ पे ग्राफ खींचा और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यहां से ले लेते हैं ये बच्चा क्या, T1, और यहाँ पर ले लेते हैं ये बच्चा कितना, T2। अब किसी पार्टिकुलर टाइम में अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लो कितनी समय में, dt समय में,
तो जो हमें करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये इतना क्या है, ये आपका dt है और ये क्या है, आई है। तो आई इंटू डी टी, तो ये अगर हम ले लें इसका लंबाई ले लें और ये क्या हो जाए चौड़ाई, तो ये हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, एरिया, क्षेत्रफल। तो इसका मतलब कि आईटी कर्व में जो एरिया होता है, देखो आई इंटू डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, आवेश को। ध्यान दो यहाँ से आई इंटू डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, आवेश को। तो आईटी कर्व में आई इंटू डी टी का जो एरिया होगा, आईटी कर्व में जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आवेश को रिप्रेजेंट करता है, आवेश को मिलता है। तो हम यहाँ बच्चा कह सकते हैं कि आईटी कर्व में एरिया आवेश को बताता है, आवेश को बताता है। ठीक है ना। तो ये इतना बच्चा किसके बारे में था, आवेश के बारे में, अच्छा सॉरी धारा के बारे में था। अब यहाँ से बच्चा हम लोग कुछ और चीजें सीखेंगे। जैसे अब यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो धारा का क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो तरीका होता है धारा से रिलेटेड, उसके टर्म्स को हम लोग और अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। जरा देखते हैं कि कैसे यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो पहला आपका कॉन्सेप्ट निकल के आया बच्चा, पहला जो तरीका है वो आपको ये मिला कि हमारे पास I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है, ये आपको मिला। अब आप जानते हैं कि Q बराबर बच्चा क्या होता है, N इंटू ई। तो अगर हम यही लेना चाहें तो I बराबर Q अपान T और यही N E अपान क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये क्या हो गया, पहला कॉन्सेप्ट। पहला तरीके का जो सवाल मिलता है वो इसी पे मिलता है कि हम इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब जो दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन कोई है किसी वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना। अगर मान लो ये एक ऑर्बिट है और यहाँ पर ये इसका क्या है, रेडियस है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, वी वेग से चक्कर लगा रहा है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आवेश होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बहता है जिस डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा बहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से चक्कर लगा रहा है तो करंट बच्चा क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऋणात्मक आवेश के कारण जो करंट मिलता है वो ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है ना, अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चक्कर लगाएगा तो करंट का फ्लो क्या होगा बच्चा, ऐसे होगा, तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस आर रेडियस के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इसके द्वारा प्राप्त होने वाली जो धारा होगी वो कैसे होगी। तो मान लो जब ये एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में जो लगा समय होता है उसे हम लोग बच्चा कहते हैं आवर्त काल, टाइम पीरियड कहते हैं, और इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो एक चक्कर में आवेश के प्रवाह में अगर एक चक्कर में धारा की बात करें तो आई बराबर क्या होता है, टी। तो एक चक्कर में जो लगा तो वो आई बराबर क्यू अपान बच्चा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। समझ में आया। तो हम इसे क्या कहेंगे, आवेश बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवर्त काल हो जाएगा, आवर्त काल हो जाएगा। ठीक है ना। ये आवेश बटा क्या हो जाएगा, आवर्त काल हो जाएगा। तो बच्चा आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। ठीक है ना। ये आवेश है और ये आवर्त काल। अब एक बात आप लोग जानते हो यार बच्चा कि जो आवर्त काल होता है वो आवृत्ति का क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है, आवृत्ति क्या होता है कि एक सेकंड में जितना चक्कर लगा सकता है वही उसकी क्या होती है, आवृत्ति। एफ को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति बच्चा बोलते हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप यहाँ गौर से देखो आई बराबर क्यू बाई जो टी है, टी को क्या हम लोग टी को अगर टी बराबर 1/f तो f बराबर क्या होगा 1/t। तो 1/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो यहाँ से q इंटू क्या हो जाएगा, f। तो यहाँ से दो फार्मूला आ गया, एक i बराबर q/t आवर्तकाल, और एक क्या हो गया q इंटू सॉरी ये कैपिटल टी रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी ये f है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा q इंटू एफ। तो ये आपका हो गया। ठीक है ना। किसके टर्म में, ये आवर्तकाल और आवृत्ति के टर्म में हो गया। अब यार बच्चा एक चीज आप जानते हो कि जब कोई भी पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ पे गति करता है
तो वहाँ पे उसका जो विस्थापन होता है वो कहलाता है कोणीय विस्थापन। क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर एक चक्कर लगाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाता है तो उस एक चक्कर में वो कितना विस्थापित होगा। तो अगर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और ऐसे एक चक्कर लगाया तो ये कितना 360 डिग्री चला, और 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई। इसका मतलब ये कि इसका जो कोणीय विस्थापन होगा वो कितना होगा? 2 पाई होगा। तो अगर यार बच्चा कोणीय विस्थापन, अगर यहाँ पे अगर ये कोणीय विस्थापन करता है तो जो इस पे वेग होता है वो क्या कहलाएगा? कोणीय वेग कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें कोणीय वेग बराबर, तो क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चा? कोणीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। कोणीय विस्थापन बटे समय। समय को बोले तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं? आवर्तकाल की बात कर सकते हैं। किसकी बात करेंगे? आवर्तकाल। ठीक है ना, कैपिटल टी। तो कोणीय वेग को ओमेगा से, कोणीय विस्थापन यहाँ पे 2 पाई हो गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो समय है वो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो यार अगर यहाँ पे बच्चा हम बात करें कि टी बराबर लें, तो क्या आपका 2 पाई अपान क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना, 2 पाई अपान क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग होता है, या इसी को हम लोग कोणीय आवृत्ति भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे लिखा मिल सकता है। अब यहाँ से बच्चा अगर हम लोग देखें, इसी फंक्शन को देखें, इसी वाले को, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है? आई बराबर क्यू अपान क्या है? टी है। तो यहाँ से क्यू और टी का जो मान है, क्यू अपान टी का मान 2 पाई अपान क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो ये यहाँ पे गया, तो ये क्या होगा? क्यू इंटू ओमेगा अपान क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो आई बराबर बच्चा हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू ओमेगा अपान 2 पाई। ये भी एक इसका क्या हो गया? आई का टर्म हो गया। ठीक है ना, तो ये बच्चा इतना यहाँ से ये चीज हम लोगों को मिल गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर आगे बात करें, देखो समय बराबर क्या होता है बच्चा? समय बराबर होता है आपका विस्थापन विस्थापन बटे वेग। समय बराबर विस्थापन बटे वेग। अगर हम यहाँ पे रेखीय वेग की बात करें तो t बराबर विस्थापन कितना? 2 पाई, और रेखीय वेग कितना? v। तो t बराबर क्या होता है? 2 पाई होता है। तो यार बच्चा इसी वाले फंक्शन में अगर हम रख दें, इसी वाले फंक्शन में, तो i बराबर q अपान टी की जगह पे 2 पाई अपान क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। ये यहाँ गया, तो यहाँ से क्या होगा? q इंटू वी अपान 2 पाई। ये भी एक फार्मूला बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या हो गया? एक फार्मूला बन गया। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास ये आई का एक टर्म और आ गया, क्यू वी अपान 2 पाई। तो बच्चा अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? करंट को रिप्रेजेंट करें। जैसे वैल्यू दिया रहेगा हम वैसे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या है। तो ओवरऑल ये किसके बारे में था बच्चा? करंट के बारे में था। अगर मैं यहाँ पे जो करंट का अब तक का जो पूरा सूत्र मिला है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो जरा देखिएगा कैसे सारे फार्मूले एक ही जगह पे आपका मिल जाएगा, और बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, जरूर राय बताना, और यार बताना कि कौन कौन पढ़ रहा है, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन मेहनत कर रहा है। आई बराबर क्यू बाई टी, और ये आपका एन ई अपान क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये पहला फार्मूला हो गया। अगर आवर्तकाल के टर्म में देखा जाए तो क्यू अपान क्या हो जाएगा? टी। आवृत्ति के टर्म में क्या होगा? ये आपका होगा। और अगर देखा जाए तो आई बराबर क्यू ओमेगा अपान 2 पाई, या आई बराबर क्या मिल सकता है हम लोगों को? क्यू वी अपान 2 पाई। ये भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, ये इतनी बात बच्चा हो गया कि कहते हैं यहाँ से आई का जो फंक्शन था ये हो गया। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को और देखते हैं कि कुछ और टर्म है जो आई में देखने को मिलता है, वैद्युत धारा से रिलेटेड है। अच्छा, इस पे सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन इसी के आधार पे और भी सवालें हम लोगों को करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, और ये हर जगह पे क्या करेगा? आपका थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करेगा। और यार बच्चा देखते हैं। अब जैसे अगले बात करते हैं, मान लो एक ये चालक तार है, ठीक है ना, या विसर्जन कोई नलिका है, तो इसमें दो प्रकार का आवेश चलता है, एक धनात्मक आवेश और एक बच्चा क्या? ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश में क्या हो सकता है? जैसे प्रोटॉन है, और ऋणात्मक आवेश में मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे धनात्मक आवेश जिधर बहेगा तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाली जो धारा होगी वो भी आपकी उसी दिशा में बहेगी। इसका मतलब कि धनात्मक आवेश जिधर फ्लो करता है, गति करता है,
उसी डायरेक्शन में उससे बनने वाली धारा भी हमें मिलती है। लेकिन ऋणात्मक आवेश में इसका उल्टा होता है। अगर ऋणात्मक आवेश आपका इधर चल रहा है तो इससे बनने वाला जो करंट होगा, मान लेते हैं I2, यह उसके विपरीत दिशा में होगा, ठीक है ना। तो धनात्मक आवेश के कारण जो धारा बनेगी वो उसी दिशा में बनेगी, और ऋणात्मक आवेश के कारण जो धारा बनेगी उसके बहने की विपरीत दिशा में बहती है। लेकिन यहाँ पे बच्चा जब हम नेट करंट की बात करेंगे वो क्या होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो मिलने वाली जो बच्चा कुल धारा होगी वो आपका इतना हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अगर n की बात करते हैं, n क्या होता है, आएगा टर्म, n क्या होता है, स्मॉल n, ये आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग कह सकते हैं कि एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा n कहलाएगा, ठीक है ना। अब आपने जैसे घनत्व के बारे में पढ़ा है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा द्रव्यमान घनत्व होता है, मास डेंसिटी होता है। ऐसे हम कह सकते हैं एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, तो ये आपका आवेश घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को n को ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कहीं कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मात्रा इतना है, तो वो समझो स्मॉल n की ही वैल्यू दिया गया है। और आप जानते हैं जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मात्रा होता है वो कितना होता है, 10 की घात लगभग 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एकांक आयतन में, ठीक है ना, एकांक आयतन में आवेश कितना, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होते हैं किसी चालक में, 10 घात 28। सेमीकंडक्टर में इससे कम होता है, और जो नॉन कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है उसमें बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या कहलाता है, वो चालक पदार्थ कहलाता है, ठीक है। अब लास्ट बात धारा पे करते हैं कि धारा कैसी है, धारा एक अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है। अब बच्चा अदिश राशि क्यों है, अदिश राशि है, अब देखो यार धारा अदिश राशि है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब रियल में देखा जाए तो धारा में क्या होता है, परिमाण होता है और इसमें दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि क्यों हो गया, भाई आपने पढ़ा कि परिमाण और दिशा दोनों होती है तो वो सदिश होता है, तो यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों है तो फिर ये अदिश क्यों है। कारण ये है बच्चा कि यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता, सदिश के योग नियम का, सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, इसलिए क्या कहलाता है, अदिश राशि। कारण क्या है, मान लो हमारे पास एक यहाँ से 3 एम्पीयर की धारा आ रही है, यहाँ से यार बच्चा 4 एम्पीयर की आ रहा है, तो यहाँ से कितने एम्पीयर की जाना चाहिए, 7 एम्पीयर की जाती है। लेकिन जो सदिश का योग नियम है कि अगर 90 डिग्री कोण पर अगर कोई चीज है तो सदिश का जो योग नियम है वो आपका इस आधार पे काम करता है, 90 डिग्री वाले पे। तो अगर इससे देखा जाए यार, तो अगर इसका मान मान ले 3 का स्क्वायर और इसका मान ले 4 का स्क्वायर, तो इसका जो पूरा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 25, और 25 का वर्गमूल 5 एम्पीयर। तो यहाँ पे धारा कितनी जानी चाहिए, 5 एम्पीयर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश नियम कहते, अदिश राशि कहते हैं। तो ओवरऑल बच्चा अगर हम बात करें कि जो वैद्युत धारा होती है वो कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चा हम लोगों ने धारा के बारे में पूरा डिटेल में देखा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम लोग देखेंगे बच्चा कि धारा पर आधारित जो जो न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको, पूरा रिवाइज करा रहे हैं आपके यूपी बोर्ड में, ये आपका बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपना राय व्यक्त करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।